क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कमरे में हैं जहां 100 लोग जोर जोर से हंस रहे हैं, बैकग्राउंड में शायद डीजे बज रहा है, हर तरफ गपशप चल रही है, लेकिन वहां एक इंसान बिल्कुल शांत खड़ा है। हाँ, और बाहर से देखने पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी है, बात भी सुन रहा है वो। बिल्कुल, लेकिन अंदर ही अंदर ना उसका नर्वस सिस्टम बिना कुछ बोले भी मैराथन दौड़ने जितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है। एक भयानक सी थकान हावी हो रही है उस पर। मनोविज्ञान में ना इस अवस्था को फेक स्माइल फटीग कहते हैं। यानी नकली मुस्कान की थकान। हाँ, तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी उलझन को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास डार्क साइकोलॉजी और दर्शन से जुड़े कुछ बहुत ही गहरे लेख हैं, और आज हमारा मिशन ये समझना है कि क्यों कुछ लोगों के लिए महफिल में महज सतही बातें करना या वो जो कहते हैं ना शिष्टाचार निभाना पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल हो जाता है। सही कहा आपने। और देखिए, ये कोई आम बोरियत नहीं है, और ना ही ये कोई डिप्रेशन या असामाजिक व्यवहार है जैसा कि लोग अक्सर समझ लेते हैं। हाँ, समाज तो तुरंत एंटी सोशल या नकचढ़े होने का टैग लगा देता है यार। बिल्कुल। लेकिन अगर हम मनोविज्ञान और दर्शन के हालिया शोधों की गहराइयों में जाए ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। असल में ये एक ऐसा विशिष्ट मनोवैज्ञानिक ढांचा है जहां इंसान का दिमाग और उसका नर्वस सिस्टम स्मॉल टॉक यानी आम बातचीत को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। अच्छा, अगर एक आम इंसान के नजरिए से इस अनुभव को देखा जाए तो मान लीजिए कोई किसी बड़ी पार्टी में दाखिल होता है। अब ये पार्टी बिल्कुल एक विशाल और आलीशान बुफे की तरह है जहां सब कुछ सजा हुआ है। हाँ, टेबल पर मौसम, पॉलिटिक्स, ऑफिस की गपशप, दूसरों की बुराई, इन सब बातों के तमाम व्यंजन सजे हैं। हर कोई अपनी प्लेट भर रहा है और मजे ले रहा है, लेकिन ये जो शख्स है ये उस बुफे के सामने भूखा खड़ा है। क्योंकि उसे वो खाना नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि उसे खाना नहीं आता या वो शामिल नहीं होना चाहता। बात बस इतनी सी है कि उस पूरे विशाल बुफे में उसकी आत्मा की भूख मिटाने के लिए कोई एक भी चीज मौजूद ही नहीं है। क्या बात है, बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। और मनोविज्ञान की भाषा में ना उस अनोखी भूख का नाम है इंटेलेक्चुअल सॉलिट्यूड, या कह लें बौद्धिक एकांत। इंटेलेक्चुअल सॉलिट्यूड मतलब दिमाग की वायरिंग ही कुछ अलग होती है। बिल्कुल, इनकी वायरिंग ही कुछ ऐसी होती है कि इनके दिमाग को डोपामाइन यानी वो खुशी का केमिकल तब नहीं मिलता जब कोई मौसम या ट्रैफिक की बात करे। हाँ, वो तो बहुत ही बोरिंग लगता होगा उन्हें, है ना। देखिए, एक जो सामान्य दिमाग होता है वो सामाजिक तालमेल बिठाने से यानी सोशल रेसिप्रोसिटी से खुशी महसूस करता है। आम लोगों के लिए समाज में घुलना मिलना ऊर्जा पाने का एक बहुत बड़ा स्रोत है। लेकिन इन लोगों के लिए नहीं। नहीं, इन लोगों का दिमाग ब्रह्मांड, सच, अस्तित्व और मानवीय स्वभाव की गहरी परतों को चीरने वाली बातों पर ही एक्टिव होता है। जब तक बातचीत सोल लेवल यानी आत्मा के स्तर की ना हो ना, इनका दिमाग उस बातचीत को महज एक शोर की तरह दर्ज करता है। अरे वाह! लेकिन एक मिनट यार, यहाँ पर ना एक बहुत ही लॉजिकल सवाल खड़ा होता है मेरे दिमाग में। हाँ, पूछिए। अगर कोई इंसान ये सोचे कि मैं तो बहुत गहरी और बौद्धिक बातें करता हूँ और बाकी सब तो मौसम और गपशप में उलझे हुए मूर्ख हैं, तो मतलब क्या ये महज अहंकार नहीं है? ये सवाल अक्सर उठता है। हाँ, मतलब क्या ऐसे लोग असल में खुद को सुपीरियर या दूसरों से बेहतर नहीं समझ रहे होते? बाहर से देखने पर यह बिल्कुल अहंकार का ही रूप लगता है। समाज भी इसे इसी नजरिए से देखता है। लेकिन न्यूरोलॉजी और मनोविज्ञान ना इसे एक बिल्कुल अलग कोण से समझाते हैं। अच्छा, तो असलियत क्या है? ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। असल में ये कॉग्निटिव लोड यानी मानसिक भार को मैनेज करने का एक तरीका है। कॉग्निटिव लोड मतलब? ये कैसे काम करता है इस सिचुएशन में? देखिए, जब ऐसा इंसान उथली बातें करता है ना, तो उसके दिमाग को सामान्य से बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से उन विषयों से जुड़ा नहीं है। हाँ, उसे हर बात पे फोकस करना पड़ता होगा। एग्जैक्टली। उसे हर पल ये सोचना पड़ता है कि अब क्या जवाब दूं, कैसे मुस्कुराऊं, कैसे दिखावा करूं कि मुझे इस बात में दिलचस्पी है। ये उसके लिए एक बहुत भारी कॉग्निटिव लोड है। ओह, अब समझी। मतलब ये एक तरह की एक्टिंग है जो उन्हें थका देती है। बिल्कुल। इसलिए जब वो इंसान सतही बातों से दूर भागता है तो वो किसी को नीचा नहीं दिखा रहा होता, बल्कि वो बस अपनी सीमित मानसिक ऊर्जा को बचाने का प्रयास कर रहा होता है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। वाओ! और दिलचस्प बात यह है कि शोध बताते हैं दुनिया में
शायद केवल 3% लोग ही इस तरह के गहरे कनेक्शन की डिफॉल्ट वायरिंग के साथ पैदा होते हैं। सिर्फ 3%? मतलब ये लोग बहुत रेयर हैं। हाँ, बाकी 97% लोग उस सामाजिक बुफे में खुशी खुशी अपनी खुराक पा लेते हैं। मतलब ये जो 3% लोग हैं, ये जानबूझकर नखरे नहीं कर रहे यार, उनका बायोलॉजिकल सिस्टम ही उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। तो चलिए उस इंसान की कहानी पर वापस लौटते हैं जो पार्टी में खड़ा था। उसने वो उथली बातें अवॉइड कर लीं, वो किसी से बात नहीं कर रहा, बस एक कोने में शांति से खड़ा है। फिर भी पार्टी से बाहर निकलते ही उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने शरीर की सारी ऊर्जा निचोड़ ली हो। वो फिजिकली और मेंटली टूट चुका होता है। अब सवाल ये है कि अगर उसने किसी से बात ही नहीं की, कोई दिमागी कसरत ही नहीं की, तो फिर ये भयानक थकावट आई कहाँ से? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसे मनोविज्ञान की दुनिया में इमोशनल स्पंज इफेक्ट और हाई एम्पैथी सेंसिटिविटी कहते हैं। इमोशनल स्पंज? हाँ, जब ये इंसान किसी कोने में चुपचाप खड़ा होता है ना, तो उसका दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं होता। वो उस पूरे कमरे की भावनात्मक ऊर्जा को सोख रहा होता है, एक स्पॉन्ज की तरह। अरे, ये तो बिल्कुल आज के हाई एंड स्मार्टफोन की तरह हो गया यार। वो कैसे? मान लीजिए मेरे हाथ में एक बहुत ही महंगा स्मार्टफोन है। उसकी स्क्रीन लॉक है और बाहर से फोन एकदम शांत और बंद लग रहा है। हाँ, जैसे वो इंसान कोने में चुपचाप खड़ा है। बिल्कुल। लेकिन बैकग्राउंड में दर्जनों भारी भरकम एप्स लगातार चल रहे हैं। वाईफाई स्कैन हो रहा है, बैकग्राउंड में कोई हैवी फाइल डाउनलोड हो रही है, लोकेशन ट्रैकिंग चालू है। बहुत बढ़िया। तो बिना स्क्रीन ऑन किए, बिना फोन को छुए ही ना, बैटरी चुपचाप पूरी तरह से ड्रेन हो रही है। क्या कमाल का उदाहरण दिया आपने। और उस इंसान के दिमाग में चल रहे वो बैकग्राउंड एप्स पता है क्या है? क्या? वो हैं उस कमरे में मौजूद लोगों की अनकही भावनाएं और उनके जज्बात। ऐसे अति संवेदनशील लोग महज सामने वाले के शब्द नहीं सुनते। तो वो क्या सुनते हैं? वो उस जोरदार हंसी को डिकोड कर रहे होते हैं जिसके पीछे कोई पुरानी असुरक्षा या इनसिक्योरिटी छिपी है। वो उस व्यक्ति के दर्द को प्रोसेस कर रहे होते हैं जो चुपचाप खड़ा है। ओह माय गॉड। उनका नर्वस सिस्टम ना एक हाई फ्रीक्वेंसी राडार के तरह काम करता है, जो लगातार कमरे के भीतर के तनाव, लोगों के माइक्रो एक्सप्रेशंस और उनके दिखावे के पीछे की असलियत को कैच करता रहता है। ये तो बहुत एग्जॉस्टिंग होगा। बहुत ज्यादा। दूसरों की भावनाओं की ये बैकग्राउंड प्रोसेसिंग इतनी तेज होती है कि ये इंसान की सारी ऊर्जा सोख लेती है। लेकिन यार, अगर ये भावनात्मक बैकग्राउंड एप्स इतनी ही बैटरी ड्रेन करते हैं, तो क्या इंसान इन्हें फोर्स स्टॉप नहीं कर सकता? मतलब क्या अपनी इस सेंसिटिविटी को स्विच ऑफ करने का या एक दीवार खड़ी करने का कोई बटन नहीं है दिमाग में? कोई क्यों चाहेगा कि उसका नर्वस सिस्टम हर वक्त इतना ओवरड्राइव में रहे? दुर्भाग्य से या शायद सौभाग्य से कह लें, ऐसा कोई स्विच नहीं होता। सीरियसली? हाँ, क्योंकि ये कोई आदत नहीं है जिसे आप कल से बदल दें। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। अच्छा। जैसे कोई इंसान अपनी धड़कन को अपनी मर्जी से रोक नहीं सकता या पाचन तंत्र को बंद नहीं कर सकता ना, वैसे ही एक इमोशनल स्पंज दूसरों की ऊर्जा को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकता। ये उनकी प्रकृति है। मतलब वो चाहकर भी खुद को अनप्लग नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि ऐसे लोगों को सामाजिक समारोहों के बाद एक लंबे और गहरे अकेलेपन की सख्त जरूरत होती है, ताकि वो अपनी बैटरी रिचार्ज कर सके। हाँ, ताकि वो अपनी सिस्टम मेमोरी को क्लियर कर सकें और वापस नॉर्मल महसूस कर सकें। अब यहाँ से कहानी ना एक नया मोड़ लेती है। कैसे? जब वो इंसान उस भयानक थकान के बाद पार्टी से जल्दी निकल जाता है या अगली बार ऐसी किसी भी जगह जाने से साफ मना कर देता है, तो समाज का असली दबाव और ताने शुरू होते हैं। हाँ, लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, उसे कठिन या अहंकारी या एंटी सोशल के टैग दे दिए जाते हैं। तो सवाल यह है कि समाज इस अकेलेपन को लेकर इतना आक्रामक क्यों हो जाता है? ये बहुत गहरा सवाल है। मतलब अगर कोई इंसान बस अपने कोने में शांति से बैठा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो दुनिया को उसके उस अलगाव से इतनी दिक्कत क्यों है यार? इसका बहुत ही ठोस और वैज्ञानिक जवाब इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी यानी विकासवादी मनोविज्ञान में मिलता है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी? बताइए। देखिए, मानव सभ्यता लाखों सालों तक कबीलों यानी ट्राइब्स में विकसित हुई है। जंगलों में एक कबीले के बचने और सरवाइव करने का एकमात्र नियम क्या था?
शायद एक साथ रहना। एकजुटता और एकरूपता। जो बहुसंख्यक कर रहे हैं वही एकमात्र सही तरीका है। हाँ, जो भीड़ कर रही है वही सही है। बिल्कुल। कोई भी अलग व्यवहार सीधे मौत या कबीले से निकाले जाने का कारण बन सकता था। महान दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे का वो विचार यहाँ बहुत प्रासंगिक है। नीत्शे ने क्या कहा था इस बारे में? उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को हमेशा कबीले या भीड़ द्वारा कुचले जाने से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वाओ! तो मतलब आज का ये आधुनिक समाज असल में उसी आदि मानव वाले कबीले की तरह बर्ताव कर रहा है। बिल्कुल यार। जब कोई इंसान उस कबीले के अलिखित नियमों को तोड़ने लगता है ना, उनके बेस्वाद चुटकुलों पर नहीं हंसता, गॉसिप का हिस्सा नहीं बनता, तो समाज के सामूहिक अवचेतन मन में एक खतरे की घंटी बजती है कि ये हमारे जैसा क्यों नहीं है। हाँ, समाज को लगता है कि जो हमारे सांचे में फिट नहीं हो रहा वो हमारे नियमों को चुनौती दे रहा है। समाज की इस आक्रामकता का कारण यही है कि वे उस इंसान को अपने अस्तित्व के लिए एक खतरे की तरह देखते हैं। लेकिन वो इंसान समाज को कोई खतरा नहीं पहुंचाना चाहता। वो तो बस खुद को बचाना चाहता है, अपनी ऊर्जा बचाना चाहता है। सही कहा। और यहीं पर मनोविज्ञान एक और बहुत गहरी अवधारणा पेश करता है, एग्जिस्टेंशियल इंटेग्रिटी या अस्तित्वगत अखंडता। एग्जिस्टेंशियल इंटेग्रिटी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ बहुत सीधा है। जो इंसान अंदर से है ठीक वैसा ही वो बाहर से भी है। मतलब कोई फिल्टर नहीं। कोई फिल्टर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई दोहरापन नहीं। ऐसे लोगों के लिए अपनी प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी से समझौता करना केवल बुरा लगना नहीं है, बल्कि ये उनके लिए शारीरिक और मानसिक पीड़ा के बराबर है। बाप रे! जिन लोगों पर वो भरोसा नहीं करते, उनके साथ घुलने मिलने का नाटक करना या किसी बॉस के झूठे चुटकुले पर हंसना उनके वश में ही नहीं है। उनका अस्तित्व ही सच पर टका होता है। लेकिन यार, अगर इस विचार को हम प्रैक्टिकल दुनिया की कसौटी पर परखें तो एक बहुत बड़ा पेंच फंसता है यहाँ पे। वो क्या? अगर कोई अस्तित्वगत अखंडता के नाम पर हर जगह और हर समय 100% असली बना रहे, तो क्या वो आज के इस कॉर्पोरेट और सामाजिक दुनिया में सर्वाइव कर पाएगा? ये बहुत वैलिड पॉइंट है ना? ऑफिस की पॉलिटिक्स हो गई, रिश्तेदारों के ताने हो गए, इन सब में सर्वाइव करने के लिए थोड़ी बहुत नकली मुस्कान तो एक बायोलॉजिकल या सोशल जरूरत है। बिल्कुल है। अगर कोई इंसान हर बेस्वाद चुटकुले पर मुंह फेर ले तो वो तो अपनी नौकरी, अपने दोस्त, सब कुछ गंवा सकता है। और यही तो इस पूरी स्थिति का सबसे बड़ा और दर्दनाक संघर्ष है। प्रैक्टिकल दुनिया में सर्वाइवल के लिए कभी-कभी उन्हें मजबूर होकर वो नकली मुस्कान ओढ़नी ही पड़ती है। जो वो करना नहीं चाहते। हाँ, और ठीक इसी वजह से शुरुआत में हमने जिस फेक स्माइल फटीक की बात की थी ना, वो जन्म लेती है। समाज लगातार दबाव बनाता है कि इंसान अपनी अखंडता को तोड़े और उस 97% भीड़ का हिस्सा बने। और जब वो ऐसा नहीं कर पाता, जब वो इंसान अपनी ऊर्जा और सच्चाई बचाने के लिए पीछे हटता है, तो उसे समाज की गलतफहमी और अकेलेपन का शिकार होना ही पड़ता है। अपनी पूर्ण सच्चाई के साथ जीने की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है यार। ये तो सच में बहुत भारी कीमत है। तो चलिए इस सफर के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं अब। चलिए। वो इंसान पार्टी से दूर, समाज की आलोचनाओं से दूर, अब अपने कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा है। दुनिया की नज़र में, समाज की नज़रों में वो हारा हुआ है। शायद डिप्रेशन का शिकार है या बहुत उदास है। ऐसा ही लगता है बाहर से। लेकिन अगर मनोविज्ञान और दर्शन की गहरी नज़रों से देखें तो उस बंद दरवाजे के पीछे उस अकेलेपन की असली सच्चाई क्या है? इस गलतफहमी को तोड़ने के लिए ना कार्ल युंग का एक बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है। कार्ल युंग, उन्होंने क्या कहा था? कार्ल युंग का मानना था कि अकेलापन लोगों की कमी से नहीं आता, बल्कि अकेलापन उन बातों को न कह पाने से आता है जो आपके लिए मायने रखती हैं। वाओ, क्या कमाल की बात है ये। मतलब अगर किसी इंसान के पास 1000 लोग हों आसपास, लेकिन कोई भी उसकी आत्मा की भाषा न समझे, तो वो उस भारी भीड़ में भी एक अदृश्य द्वीप पर खड़ा है। सटीक। और जब वो व्यक्ति अपने कमरे में अकेला होता है ना, तो वो उदास नहीं होता। मनोविज्ञान की भाषा में से ऑटोटेलिक पर्सनालिटी का नाम दिया गया है। ऑटोटेलिक पर्सनालिटी, ये शब्द कहाँ से आया? ये शब्द ग्रीक भाषा से आता है। ऑटो मतलब स्वयं और टेलोस मतलब लक्ष्य या उद्देश्य। अच्छा, मतलब जो खुद में ही पूरा हो। बिल्कुल। ऑटोटेलिक व्यक्ति का उद्देश्य, उसकी प्रेरणा, उसका सुख और उसका डोपामीन, सब कुछ उसके अपने ही भीतर से उत्पन्न होता है। तो एक सामान्य इंसान के मुकाबले ये ऑटोटेलिक दिमाग कैसे अलग काम करता है? देखिए, सामान्य इंसान अपना मूल्य दूसरों की आंखों में ढूंढता है। लोग कितने लाइक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कितने लोग तारीफ कर रहे हैं। हाँ, एक्सटर्नल वैलिडेशन।
लेकिन ऑटोटेलिक व्यक्ति को दुनिया से किसी भी प्रकार के बाहरी वैलिडेशन की कोई भूख नहीं होती। उसे ये साबित नहीं करना होता कि लोग उसे पसंद करें। तो वो खुश कैसे रहता है? वो कोई किताब पढ़ रहा है, कोई कला बना रहा है या बस शांति से बैठा है, उसी काम में उसे चरम सुख मिल जाता है। उसे किसी दर्शक या श्रोता की जरूरत नहीं होती। ये तो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है यार। मतलब जो चीज समाज की नज़र में एक बीमारी या विफलता थी कि इंसान लोगों में घुल मिल नहीं पा रहा, वो असल में मनोविज्ञान के अनुसार एक बहुत ही उच्च स्तर का मानसिक अनुशासन और विजडम है। बिल्कुल। खुद की कंपनी का पूरी तरह से आनंद लेना, अपने खुद के विचारों के शोर के बीच बिना घबराए शांति से बैठ पाना, ये आज की इस अति सक्रिय और शोर शराबे वाली दुनिया में ना एक तरह की सुपर पावर है। एक सुपर पावर, बिल्कुल सही कहा। ये स्थिति कोई कमी नहीं है, बल्कि ये खुद को बहुत गहराई से जान लेने का परिणाम है। अगर इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो ये साफ है कि वो चुप्पी, वो अलगाव किसी तरह का खालीपन नहीं है। दिखावटी महफिल में फिट ना हो पाना असल में अपनी महानता और एक दुर्लभ रास्ते को चुनने की शुरुआत है। 100% सच। जो लोग भी इस स्थिति से गुजरते हैं ना, जिन्हें अक्सर लगता है कि वो इस दुनिया के लिए एक मिसफिट है, उन्हें ये गहराई से समझना चाहिए कि उनकी संवेदनशीलता और उनका ये एकांत कोई बीमारी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ढाल है। हाँ, और मैं तो कहूंगा कि वो दुनिया की उस दुर्लभ 3% आबादी का हिस्सा हैं जो बाहर के शोर से कटकर अपने भीतर के असल संगीत को सुन सकते हैं। वाह! जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के दिखावे में बर्बाद करने के बजाय उसे गहरे अर्थ की तलाश में लगाते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। अब आज के इस चर्चा के आखिर में एक ऐसा विचार जो वाकई में हमारे श्रोताओं को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। वो क्या है? हमने ये तो पूरी तरह से समझ लिया कि भीड़ की सतही बातों और झूठी हंसी से इन दुर्लभ लोगों की ऊर्जा कैसे खत्म होती है, कैसे वो एक इमोशनल स्पंज की तरह दूसरों का मानसिक भार सोख लेते हैं। हाँ, ये हमने जाना। लेकिन जरा एक पल के लिए इस बात की कल्पना कीजिए, क्या होगा जब दुनिया के किसी कोने में ऐसे ही दो बेहद गहरे विचार वाले पूरी तरह से ऑटोटेलिक इंसान पहली बार एक दूसरे से टकराएंगे। ये तो बहुत ही दिलचस्प ख्याल है ना? चूंकि दोनों ही इमोशनल स्पंज हैं, दोनों ही दूसरों की ऊर्जा गहराई से सोखने के अभ्यस्त हैं, तो क्या वो एक दूसरे की बची खुची ऊर्जा भी सोख कर पूरी तरह से टूट जाएंगे? या फिर क्या वहां एक ऐसा चमत्कार होगा कि उस दुर्लभ टकराव से एक असीमित ऊर्जा का स्रोत फूट पड़ेगा, बिना कुछ कहे एक दूसरे को पूरी तरह समझ जाने वाला एक ऐसा कनेक्शन पैदा होगा जिसे बाहर की ये शोरगुल वाली दुनिया कभी समझ ही नहीं सकती। इस रहस्य पर विचार जरूर कीजिएगा।